नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार से मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि अपनी पॉलिटी सीरीज चल रही है और उस पॉलिटी सीरीज के अंदर अपन ने दो क्लासें ले ली है और इन दो क्लासों के अंदर अपन ने सबसे पहले संविधान को जो बनाने वाली सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसके बारे में बात करी। उसमें कितने मेंबर थे, कितने मेंबर ब्रिटिश प्रांतों से आए, कितने मेंबर देसी भारत से आए। फिर अपन ने देखा कि जब भारत का विभाजन हो गया तब उसके अंदर कितने मेंबर बचे थे, ब्रिटिश भारत से कितने बचे, रियासतों से कितने बचे थे। फिर संविधान लागू कब हुआ, कितने मेंबर ने इस पे साइन किए थे, फर्स्ट साइन किसने किए थे, लास्ट साइन किसने किए थे, राजस्थान में पहले साइन किसने किए थे। सारी बातें अपन ने पहले दो क्लासों में देख ली है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में। ये प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना का मतलब होता है कि जो संविधान है, इस संविधान को अगर आपको 2 मिनट के अंदर समझना है तो क्या पढ़ोगे जिससे आप 2 मिनट के अंदर पूरा संविधान समझ जाओगे। यानी हमारे संविधान के थॉट्स क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, हमारे संविधान की फिलोसफी क्या है, हम क्या चाहते हैं, ये सारी बातें जिस चीज में की गई उसको बोलते हैं प्रियम्बल या प्रस्तावना बोलते हैं। संविधान जब पढ़ते हैं तो उसका पहला ही पेज ये आता है। ठीक है, अब ये प्रस्तावना कहां से आई थी, कैसे आई थी, तो इसके बारे में आज पूरी डिटेल से अपन बात करते हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट अपने किस देश से लिया था। ये मतलब ये कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कोई आप चीज कहीं से देखते हो और वहां से आप वो चीज ले लेते हो। तो वैसे ही अपन ने प्रस्तावना कहाँ देखी जिससे अपने को अच्छी लगी और अपन ने उसको क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। तो ये प्रस्तावना सबसे पहले कहाँ देखी गई, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया। यानी प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट, यानी प्रस्तावना होनी चाहिए, संविधान के अंदर प्रस्तावना होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। अब अगर अपन बात करें कि ये कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो कहां से ली गई कि इस स्टाइल के अंदर ये होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए। तो ये जो लैंग्वेज वाली स्टाइल है वो अपन ने कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। कौन से देश से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। थॉट कहां से लिए, कॉन्सेप्ट कहां से लिए? यूएसए से लिए। लैंग्वेज कहां से लिए? तो लैंग्वेज लिए अपन ने ऑस्ट्रेलिया से लिए। ठीक है, अब अगर अपन बात करें ये जो संविधान, ये प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना सबसे पहले किस रूप में रखी गई थी संविधान सभा के समक्ष और इसे रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्ट्स के रूप में रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, संविधान सभा के समक्ष रखा था। और किस रूप में रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में रखा था। अब ये रखा कब गया था? तो ये रखने की जो डेट है वो डेट है 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। अब अगर अपन बात करें कि साहब ये जो प्रस्तावना है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इन उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकार कब किया गया, एक्सेप्ट कब किया गया? संविधान सभा के द्वारा। तो अपन देखते हैं कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस ऑब्जेक्टिव, ये जो रेजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव है, इन्हें क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। साहब हम इसे क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। रखने वाले व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू। रखा कब था? 13 दिसंबर 1946 को रखा। स्वीकार कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को हुआ। यहां तक चीज समझ में आई। अब अगर अपन बात करें कि ये उद्देश्य प्रस्ताव, ये प्रस्तावना बना था और इसको संविधान सभा ने संविधान के भाग के रूप में कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने इसे संविधान के भाग, पार्ट के रूप में स्वीकार कब किया? 17 अक्टूबर 1949 को किया। कब किया? 17 अक्टूबर 1949 को किया था। अब अगर अपन बात करें कि ये उद्देश्य प्रस्ताव लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को ये क्या हो गया था? प्रस्तावना लागू हो गई थी। यानी प्रस्तावना लागू कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। मैं एक बार फिर आपसे बता देता हूं कि जवाहरलाल नेहरू क्या रख रहे हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रख रहे हैं, यानी उद्देश्य प्रस्ताव रख रहे हैं। रखने की डेट क्या है? तो 13 दिसंबर 1946 को। रखने की डेट क्या है? 13 दिसंबर 1946 को है। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान ने प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया। अब ये प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को कर लिया गया। यहां तक चीज समझ में आई। अब ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान सभा ने संविधान के भाग के रूप में स्वीकार कब किया? तो अपन देखेंगे 17 अक्टूबर 1949 को। कब किया गया? 17 अक्टूबर 1949 को। और ये जो प्रस्तावना है ये आपके ऊपर लागू कब हुई, या ये संविधान लागू कब हुआ है? क्योंकि ये संविधान का भाग है, तो जिस दिन संविधान लागू होगा उसी दिन क्या होगी? प्रस्तावना लागू होगी। तो 26 जनवरी 1950 को ये संविधान, जो प्रस्तावना है वो क्या हो गई? लागू हो गई। अब अगर अपन देखते हैं कि इस प्रस्तावना के अंदर क्या, कौन कौन से शब्द हैं और क्या क्या कहना चाहते हैं, तो अपन देखते हैं
कि प्रस्तावना के अंदर जो भारत शब्द है, प्रस्तावना जब अपन पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो अगर ये पूरी डिटेल से पढ़ोगे तो इन शब्दों के अपने को क्या होने चाहिए, अर्थ पता होने चाहिए। तो सबसे तो पहले अपन देखते हैं कि भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ। तो स्टार्टिंग में अपन ने देख लिया कि हम भारत के लोग भारत को, यानी हम भारत के लोग भारत को, तो यानी भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो एग्जाम में पूछेगा प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। बहुत बेसिक सवाल है। फिर अपने को पूछते हैं कि हम भारत के लोग, यानी यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान का निर्माण किसने किया है, हम भारत के लोगों ने। यानी इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान सभा ने कहीं नहीं बोला है गया है कि यह संविधान सभा भारत के संविधान का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। उनकी थॉट देखिए कितनी महान थी कि उन लोगों ने लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस संविधान का निर्माण करने वाला कौन है, भारत का प्रत्येक नागरिक है जिसने इस संविधान का क्या किया है, निर्माण किया। यानी प्रत्येक नागरिक का इस संविधान के निर्माण करने में क्या है, योगदान है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अपन ये कह सकते हैं कि संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसे पावर कहां से प्राप्त होती है, तो हम लोगों से प्राप्त होती है। यानी हम लोग भारत के संविधान को क्या देते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, पावर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हम भारत के लोग। अच्छा, एक चीज और देख लो कि हम भारत के लोग, ये जो शब्द है ये कहां से लिया गया, यूएसए की प्रस्तावना से लिया गया। ये कहां से लिया गया, यूएसए की प्रस्तावना से लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है। कहीं भी नहीं कहा गया है कि संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति किस में निहित होगी, जनता में निहित होगी। यानी संविधान की सर्वोच्च शक्ति इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति किस में निहित होती है, जनता में निहित होती है, सुप्रीम कोर्ट में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, प्रधानमंत्री में निहित होती है। बेसिक सा सवाल आपको ध्यान रखना है कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति जनता के अंदर है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि संविधान में अंदर अगला वर्ड पढ़ते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या मतलब हुआ, सोवरेन का मतलब क्या हुआ, अर्थात हम भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी की पूरी तरह क्या है, निर्णय लेने के लिए आजाद है। कहने का मतलब यह है कि आप क्या हो चुके हो, आजाद हो चुके हो। भारत अपने इंटरनल मामले मतलब देश के अंदर सरकार कोई ऐसा रूल लेके आती है और उस रूल के ऊपर मान लो यूएसए को आपत्ति होती है, नहीं आप ये रूल मत लेके आइए, हमें इससे क्या प्रॉब्लम है, तो भारत बोलेगा चुपचाप बकवास करने की जरूरत नहीं है, हम अपने क्या है, इंटरनल मामलों में आजाद हैं। ठीक है, ये तो बात होगी इंटरनल मामलों में, यानी कोई दूसरा देश अपने को इंटरफेयर नहीं कर सकता हमारे इंटरनल मैटर के अंदर, हम जैसा चाहे वैसे करें। फिर वो होता है कि एक्सटर्नल मैटर क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैटर ये होता है कि आप किसी भी देश से जो भी रखना चाहते हो, दोस्ती रखना चाहते हो, दुश्मनी रखना चाहते हो, कोई भी आपको इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता, आप इस देश के साथ में नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि अभी मान लो भारत ईरान से दोस्ती कर लेता है। ठीक है, भारत ने किससे दोस्ती कर ली, ईरान से दोस्ती कर ली, तो अमेरिका ये नहीं बोल सकता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ईरान से दोस्ती क्यों कर सकते हो, क्योंकि हम आंतरिक मामलों में स्वतंत्र और बाह्य मामलों में हम जिससे मर्जी आएगी उससे दोस्ती रखने के, आप हमें बोलने वाले कौन हो। ठीक है, इसको मैं एक देसी एग्जांपल से बता देता हूं कि जैसे आप रहते हो अपने घर के अंदर, ठीक है, आप अपने घर के अंदर जैसे भी रहो, जो भी करो, कोई पड़ोसी यानी दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप जैसी मर्जी है वैसे रहो। कोई आपको आके ये नहीं बोलना चाहिए ना कि आप ऐसे क्यों रह रहे हो, वैसे आप बोलो मेरा घर है, मेरी मर्जी है, मैं जैसे रहूं, तेरे को क्या पंचायती है। अगर वही कंडीशन अपन घर के बाहर देखते हैं कि आपके पड़ोस में कोई रह रहा है और आप सामने वाले दोस्त है उनसे आपने क्या कर ली, दोस्ती कर ली, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो कॉलोनी के दादा बन रहा है वो बोल रहा है नहीं इनसे दोस्ती नहीं रखोगे, तो आप बोलोगे भाई मेरी जिससे मर्जी आएगी मैं उससे दोस्ती रखूंगा, जिससे मर्जी आएगी मैं उससे बात करूंगा, आप इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो वही कंडीशन इंडिया की, इंडिया कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात इंडिया अपने इंटरनल मैटर में भी आजाद है और एक्सटर्नल मैटर में भी आजाद है, उसको कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। फिर अपन देखते हैं समाजवादी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को क्या किया अपनाया गया है, यानी दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या किया गया है, अपनाया गया है। मिक्स्ड इकोनॉमी अर्थ, इसका मतलब ये होता है कि मेन आप ये देख लो कि उत्पादन और जो वितरण के साधन है इसके अंदर सरकार भी इंटरफेयर करती है और इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी है, यानी दोनों सेक्टर का क्या है बीच में रोल है, यानी मिश्रित है। ठीक है, आधा भाग इधर का ले लिया, आधा भाग इधर का ले लिया, तो दोनों ही चीजों को एक कॉम्बिनेशन बना के मध्यम मार्ग निकाला गया है। तो अपने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। 1991 के बाद में अपन ने देखा होगा एलपीजी अपना ली, उसके बाद में दोनों ही जो सेक्टर है उनका क्या है, इंटरफेयर है। तो अपन ये कह सकते हैं मिश्रित समाजवाद को अपने यहाँ पे क्या किया गया है, अपनाया गया है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि भारतीय समाजवाद का मतलब क्या है, अमीरी को खत्म करना नहीं बल्कि अपितु क्या है, अमीरों को ऊपर उठाना है। ठीक है, वैसे समाजवाद का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब होता है जो भी पैसा है वो सब गरीबों के अंदर बांट दो। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के पास में होना चाहिए। अपने इंडिया ये कहती है कि अमीर को अपने को गरीब नहीं करना है, अपने को अमीर को ये भी नहीं करना है कि आपने अमीर को क्या कर दिया, गरीब कर दिया, बल्कि अपने को क्या करना है कि
गरीबों को क्या करना है, ऊपर उठा देना, उन्हें इतना क्या बना देना है, सक्षम बना देना है, वो भी क्या हो जाए, अमीर हो जाए। यानी थॉट अपनी बहुत अच्छी इसमें रखी गई है। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं पंथ निरपेक्षता सेकुलर। ठीक है, अपनी प्रस्तावना में आगे शब्द आता है पंथ निरपेक्षता या सेकुलर। अब एग्जाम में पूछेगा कि साहब पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब हुआ है, सेकुलरिज्म का क्या मतलब हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है। कहने का मतलब क्या है, सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार हर धर्म के साथ में क्या करेगी, बराबर व्यवहार करेगी। ठीक है, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, सरकार धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार धार्मिक आधार के ऊपर कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का मतलब यही है। ठीक है, कोई ये नहीं है कि हिंदू है तो उसके फेवर में और ये मुस्लिम है तो उसके फेवर में। सरकार पंथ निरपेक्ष है, धर्म के आधार पर किसी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर अपन देखते हैं लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हुआ, जनता का शासन है, जनता का शासन है। डेमोक्रेसी बिल जो क्या नाम है, बिल क्लिंटन है, इन्होंने ये जो परिभाषा दी है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है उसे ही क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। आप सबको पता है कि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। तो अपन ने क्या अपनाया, डेमोक्रेसी को अपनाया। ठीक है, तो डेमोक्रेसी समझ में आ गया। अपन अगला शब्द अपन देखते हैं गणतंत्रात्मक, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ कि अपने, अच्छा एक चीज और है, एग्जाम में ये भी पूछेगा, ये जो रिपब्लिक वर्ड है ये अपने कहां से लिया है, तो ये अपने लिया है फ्रांस से लिया है। कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। ये शब्द कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देश का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, उसे जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेगी, चुनेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जैसे अभी मान लो द्रौपदी मुर्मू है, ये द्रौपदी मुर्मू अपने राष्ट्रपति है, तो क्या ये इनके वंशानुगत है क्या, नहीं साहब। जब ये द्रौपदी मुर्मू पद से हट जाएगी, इनके 5 साल हो जाएंगे, वापस क्या होंगे, चुनाव होंगे, और जनता अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेगी, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। तो इसलिए भारत क्या हो गया, देश का जो सर्वोच्च प्रधान है, देश का सर्वोच्च प्रधान पद कौन सा है, राष्ट्रपति का, और उसकी पोस्ट, उस पोस्ट के ऊपर जो बैठता है वो पोस्ट वंशानुगत नहीं होगी। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो क्या ब्रिटेन भी वंशानुगत है क्या, नहीं। ब्रिटेन में डेमो ये गणतंत्र नहीं है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। कैसे रिपब्लिक नहीं है, तो ब्रिटेन में आपने देखा होगा, ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है। अपन ब्रिटेन में डेमोक्रेसी अलग चीज होती है, यानी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री जनता चुनती है। लेकिन जो ब्रिटेन का सर्वोच्च पोस्ट है, जो अपन कह सकते हैं राष्ट्रपति, तो अपन देखते हैं वहां पे अभी भी राजशाही है, राजा होते हैं। ठीक है, तो वो राजा वहां पे क्या हेड है। तो इसलिए ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जनता के पास चुनने का अधिकार है, लेकिन जो सर्वोच्च पोस्ट होती है उस पोस्ट को जनता नहीं चुनती है, वो वंशानुगत होते हैं। ठीक है, जैसे माननीय एलिजाबेथ एक्सपायर हो गई, तो चार्ल्स जो थर्ड है वो क्या बन गए, अगले राजा बन गए, किंग बन गए। तो ये थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला आता है न्याय। सबसे पहले तो अपन देखते हैं ये न्याय शब्द कहां से लिया गया है। तो ये न्याय शब्द लिया गया है रूसी रेवोल्यूशन से। रूसी जो क्रांति हुई थी, अब ये रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 के अंदर हुई थी। रूसी क्रांति से शब्द लिया गया है। कौन कौन से न्याय की बात की गई, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। एग्जाम में बिल्कुल यही पूछेगा, सीरीज पूछ सकता है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नहीं। आपको सिर्फ सीधा ध्यान रखना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या की गई है, बात की गई है। यानी तीनों को इस सीक्वेंस के अंदर याद रखना है। अब ये सामाजिक न्याय क्या होता है, तो सामाजिक न्याय का मतलब हो गया कि जाति हो गई सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ, सामाजिक न्याय का मतलब हो गया जाति हो गई, धर्म हो गई, लिंग हो गई, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी किसी भी व्यक्ति, कोई भी जाति हो, उसके साथ में ये नहीं होगा कि ये निम्न जाति है, उच्च जाति है, इस प्रकार का कोई भेदभाव अपने देश में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, जाति के आधार के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा, महिला है तो उसे कमतर आंकेंगे, पुरुष है तो उसे बढ़िया आंकेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी भेदभाव। अपने जो अपना संविधान है वो सबको क्या रख रहा है, बराबर रख रहा है। फिर अपन कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे भी किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। अपने देश में कोई अल्पसंख्यक है, कोई दूसरे धर्म के लोग हैं जो कम मानने वाले, क्या उनके साथ में कोई भी भेदभाव हो सकता है क्या, नहीं। अपने देश में धर्म के आधार पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी अपन ने अपने देश के नागरिकों को, या संविधान ने अपने देश के नागरिकों को कौन से न्याय दिए हैं, सामाजिक न्याय दिया है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव सामाजिक स्तर पर नहीं होगा, पहली बात ये। दूसरी बात, अपन सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं, इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करते हैं, तो कहते हैं अमीर और गरीब के बीच की खाई को क्या करना है, कम करना है। सरकार ने बोला है कि हम क्या देंगे, न्याय देंगे, और कैसा देंगे, आर्थिक न्याय देंगे। आर्थिक न्याय का मतलब हुआ कि ये नहीं हो कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाए और गरीब बहुत ज्यादा क्या हो जाए, गरीब हो जाए। नहीं, हम इस प्रकार का काम करें कि अमीर अमीर रहे और गरीब क्या हो जाए, उठ के अमीर बनने लग जाए। ठीक है, ऐसा अपन न्याय देने का क्या करेंगे,
प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ कि सभी लोगों को, ठीक है, सभी को समान राजनीतिक अधिकार होंगे। ठीक है, अपने देश में अपन देखते हैं कि आप जो वोट देते हो उस वोट की भी वही वैल्यू है, और जो मुकेश अंबानी है वो वोट देंगे तो उसकी भी वही वैल्यू है। ये नहीं है कि मुकेश अंबानी खरबपति है तो उनके वोट की वैल्यू ज्यादा हो गई, या उन्होंने जिस पार्टी को वोट दे दिया वही जीतेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका वोट और चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, उस वोट की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। आप कोई चुनाव लड़ सकते हो, वो व्यक्ति भी लड़ सकता है, या कोई अमीर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ सकते? बिल्कुल लड़ सकते हो, क्योंकि अपन को, आप लोगों को कौन सा अधिकार दिया है संविधान ने? राजनीतिक न्याय दिया है। यानी आप लोगों को राजनीतिक न्याय है, यानी आप सभी चुनाव लड़ सकते हो, किसी भी प्रकार का इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार अपने देश के अंदर तीनों प्रकार के न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आगे स्वतंत्रता। अपने देश के नागरिकों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिली हुई है, और इसको भी बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद रखना है। सीक्वेंस कैसी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये चारों प्रकार, 5 प्रकार की अपने को क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों दी गई है? क्योंकि अगर ये फ्रीडम नहीं होगी किसी भी व्यक्ति के पास में, तो उस व्यक्ति का या उस देश की जनता का सर्वांगीण विकास, यानी चौमुखा विकास नहीं हो सकता। मतलब प्रॉपर अगर किसी देश की जनता का विकास करना है तो इतनी फ्रीडम उसको देनी होगी। और ये अपन ने कहां बता दिया? प्रस्तावना के अंदर भी बता दिया, और मूल अधिकारों के अंदर भी अपन इसकी बात करते हैं। तो अपने को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हुई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की अपने को क्या मिली हुई है? स्वतंत्रताएं मिली हुई है। ठीक है, इंग्लिश में भी अपन देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ है, फ्रीडम ऑफ फेथ है, और फ्रीडम ऑफ वर्शिप है। ये सारी की सारी अपने को क्या मिली हुई है? स्वतंत्रताएं मिली हुई है। आपके विचार है, कोई भी विचार है, आप विचार लाने के लिए स्वतंत्र हो। और व्यक्ति का विकास भी तभी होगा जब उसका माइंड स्वतंत्र होगा, उसके माइंड में विचार आएंगे। जब तक उसके विचार नहीं आएंगे तो माइंड का विकास कैसे होगा? तो अपने को विचारों की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। अब आपके माइंड में बहुत क्रिएटिव विचार आ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मतलब क्या रहा? तो विचार का क्या है? विचार के यानी स्वतंत्रता है। ठीक है, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस करने की भी आपको क्या दी हुई है? स्वतंत्रता दी हुई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। ठीक है, आप जिस धर्म, जिस आस्था, जिसमें विश्वास रखना चाहिए, आपको सरकार ने खुली छूट दी है। ठीक है, जैसी व्यवस्था में आप विश्वास रखना चाहिए आप विश्वास रख सकते हैं, लोकतांत्रिक दायरे में रहकर। धर्म, सरकार ने बोला है जो मर्जी आए वो धर्म अपनाओ, आपको जैसा मानना है, जैसी मर्जी आ रही है नया धर्म चला दो, सरकार आपके मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। सरकार का कोई धर्म नहीं है, और सरकार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। फिर आता है उपासना, यानी कि आपकी जो उपासना, उपासना का मतलब हुआ कि धर्म तो बाहरी वस्तु है, उपासना आप कैसे, मतलब उसको अपने आप को पूजा करते हो। किसी, मान लो कोई उपासना की अलग विधि है, कोई कैसे उपासना कर रहा है, तो उपासना करने में क्या दी गई है? आजादी दी गई है। जैसी मर्जी है वैसे पूजा करो, जिस स्टाइल से करो। ठीक है, आपको इसमें पूरी आजादी मिली हुई है। ठीक है, कोई इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। आगे अपन देखते हैं, समानता की बात की गई है। अपने देश के नागरिकों को समानता मिली हुई है। अब समानता का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कैसे है? तो अपन देखते हैं कि प्रतिष्ठा की समानता अर्थात नागरिकों को स्टेटस उनके धर्म, लिंग, जाति के आधार पर नहीं होगा। मतलब प्रतिष्ठा सबके बराबर मानी जाएगी। ये नहीं है कि साहब कोई उच्च जाति से है तो उसकी प्रतिष्ठा ऊपर मानी जाएगी। सरकार इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगी। कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। प्रतिष्ठा मामले में सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। कोई जाति, धर्म, लिंग आधार के ऊपर किसी भी कोई प्रतिष्ठा तय नहीं होगी। कानून की नजर में सब व्यक्ति क्या है? समान है। फिर अपन देखते हैं अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक नागरिक को जीवन में आगे बढ़ने हुए प्रतिभा दिखाने का क्या मिला गया है? समान अवसर मिला गया है। ठीक है, कि आपको अवसर की भी क्या मिली हुई? समानता मिली हुई। ये नहीं है कि साहब इसको ज्यादा अवसर मिलेंगे, उसको ज्यादा अवसर मिलेंगे, भेदभाव होगा। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव की बात नहीं करता है। लेकिन आपके डाउट होगा, सर फिर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, फिर SC ST को आरक्षण दिया गया है, फिर ये क्यों किया गया है? देखो, ये सिर्फ इतना किया गया है कि एक दौड़ है, एक दौड़ के अंदर कोई व्यक्ति है जो अभी मतलब इतने सालों से वो सक्षम नहीं थे, तो उनको अपन को बराबर लाने के लिए अपन ने क्या किया? कुछ विशेष प्रोविजन किए गए। ये नहीं है कि सामान्य जाति का व्यक्ति है उसके अंदर ही अपन ने क्या कर दिया? भेदभाव कर दिया। नहीं, कोई जाति है जो मतलब बहुत सालों से पिछड़ी हुई है, दबी हुई है, उनके ऊपर शोषण हुआ है, तो अपन ने उनको क्या कर दिया? थोड़ा सा अपने बराबर लाने के लिए उनको एक्स्ट्रा क्या दिया है? प्रिविलेज दिया है। बाकी कोई भी व्यक्ति के अंदर भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई सामान्य तो सामान्य सब बराबर है, अगर कोई SC के है तो सारे SC के बराबर है, अगर कोई ST के है तो सारे ST के बराबर है, महिलाएं हैं तो सारी महिलाएं बराबर है। किसी भी प्रकार का उन्हें भेदभाव नहीं है। भेदभाव इतना ही है कि अगर कोई पीछे है तो उन्हें
सिर्फ बराबर लाने के लिए। जैसे अपन कह सकते हैं कि दौड़ने के लिए सबको क्या मिलेगा, एक समान ट्रैक मिलेगा। ये नहीं है कि साहब दौड़ने के लिए अपन ने क्या कर दिया, ट्रैक अलग कर दिया, सामान्य के लिए अलग ट्रैक है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए अलग ट्रैक है। नहीं, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए अपन ने अलग व्यवस्था करिए। दौड़ने के लिए सबके लिए क्या होगा, ट्रैक एक ही होगा। ठीक है, अपन अलग बात आगे बात करते हैं बंधुता। बंधुता के बारे में बात करते हैं, ब्रदरहुड ऐसा हो जिसमें देश के सभी नागरिक एक दूसरे क्या करे, सम्मान दे। यानी देश के अंदर क्या होना चाहिए, भाईचारा होना जरूरी है। अगर किसी देश के नागरिकों के बीच में आपस में भाईचारा नहीं होगा तो उस देश का विकास कभी नहीं होगा। वो आपस में एक दूसरे लड़ते रहेंगे तो उस देश का विकास कैसे हो जाएगा। तो अपने संविधान के प्रस्तावना में यह बोला गया है कि देश के सभी नागरिकों में क्या होना चाहिए, भाईचारा, ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए। ठीक है, एकता होनी चाहिए, यानी देश के सभी लोग आपस में एक होकर रहे। ठीक है, वही बात आ गई कि देश के सारे नागरिक क्या रहे, एक रहे। आपस में चाहे कितने भी मतभेद हो, लेकिन दूसरे के साथ, दूसरे देश के साथ जब भी लड़ाई हो, हम सब एक होकर क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और यही अपने देश के क्या है, खूबसूरती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अखंडता, इंटीग्रिटी। अखंडता का मतलब है कि भारत का कोई भी राज्य है, अपन बात किसकी कर रहे हैं, भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। यानी भारत का कोई भी हिस्सा भारत से अलग होना चाहिए तो उसे अलग होने का अधिकार नहीं है। अखंडता की बात का मतलब यही हुआ कि भारत एक है और भारत से जो एक बार भारत में सम्मिलित हो गया वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कन्फर्म है। अपन आगे पढ़ेंगे आर्टिकल, जब अपन 1, 2, 3 पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आ जाएगी। सबसे पहले अपन ये देख लें, प्रस्तावना में बात की गई अखंडता की, कि भारत के किसी भी हिस्से को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। बस एक बार जो जुड़ गए तो जुड़ गए। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि ये जो वर्ड है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये वर्ड कहां से लिए गए, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे। ये वर्ड कहां से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। कब लिए गए, ये फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 के अंदर हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है। ये नहीं कि बंधुत्व को आपने पहले ले लिया, एग्जामिनर आगे पीछे करेगा, आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द कहां से लिए गए, फ्रांस की क्रांति से लिए गए। कब लिए गए, 1789 की ये क्रांति कब हुई, 1789 में हुई। अच्छा, इसके अलावा और कोई वर्ड अपन ने लिया था कि, तो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि न्याय शब्द लिया गया है। न्याय शब्द कहां से लिया गया, रूस की क्रांति से लिया गया। कब लिया गया, 1917 में लिया गया है। ठीक है, और न्याय में कितने प्रकार के न्याय की बात थी, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर आपसे बात करें कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की है। तो इस प्रकार आज अपनी ये जो प्रस्तावना क्लास 1 है वो खत्म हो रही है। अगली एक क्लास और होगी जिसमें प्रस्तावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।